का चालू असं कोणी मी हो बोलणार सर. होते मला असं कुणाच्या भावना कसं नाहीत चालू ना. मी बोल मी नाही नाही. बोलणार होते आणि बोलू दिले नहीं सरांनी, असं होऊ नये. ओके, तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो चलो हम पढ़ते हैं. लास्ट वीक में हमने देखा था कि स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन क्या होता है, किस तरह से स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन काम करता है, स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन में क्या अहमियत रहती है स्टूडेंट की, साथ ही टीचर सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड एंड कंटेंट सेंटर्ड, जिसको हम बुक सेंटर्ड भी कहते हैं, इन सिलेबसों में, इन सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव रहते हैं, ये पिछले बैकग्राउंड में, पिछले वीक के पूरे लेक्चरों में हमने देखा है कि स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन है तो क्या है. फिर उसके बाद हमने प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा भी देखी, प्रगतिशील शिक्षा किसको कहते हैं, उसके जनक कौन है, ये भी हमने देखा. याद है कि आपको प्रगतिशील शिक्षा के जनक किसको माना जाता है? मैंने बताया था नाम, क्या नाम बताया था? जॉन डेविडी. जॉन डीवी. वेरी जॉन डीवी को. यस जॉन डीवी को. यस. तो बाल केंद्रित शिक्षा के बाद हमने जो देखा वो प्रगतिशील शिक्षा था. साथ ही साथ स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन में पढ़ाने का तरीका, शिक्षा की अहमियत क्या है, स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन में शिक्षा की अहमियत क्या है, बच्चों को कठोर शिक्षा देना है कि नहीं देना है, पनिशमेंट कैसी देना है नहीं बच्चों को, देना है सर. नहीं देना. नहीं देना है सर. किस तरह नहीं की देना शिक्षा है. नहीं सर. डिसिप्लिन क्या कहता है बाल केंद्रित शिक्षा में? कुछ तो कहता होगा ना, उनके डिसिप्लिन कुछ उनके तो कहता मानसिक होगा ना. स्तर. स्टूडेंट सेंटर्ड हेलो सर. एजुकेशन में हेलो डिसिप्लिन क्या कहता है, तो यहाँ पर सर. डिसिप्लिन एक कहता है. हाँ बोलिए. त्यांचे सामाजिक आर्थिक अडचण जे काय आहेत त्यांचे समजून घेणं आणि त्यांना शिकवण्याच्या आधी त्यांचं लक्ष नसेल तर आपण समजावून घेणं, त्यांनी जेवला का नाही किंवा कधी किती उशिरा येतो, का बरं येतो याच्या मागचे कारणे शोधणे, त्याला विचारणे. यस, ठीक है, ओके, वेरी नाइस आंसर. बट मैंने शिक्षा के बारे में प्रस्ताव या प्रोविजन पूछा था, तो शिक्षा के बारे में प्रोविजन बाल केंद्रित शिक्षा में ये दिया गया है कि बच्चों को स्वयं शिस्त लगाना है. मैंने देखो पिछली बार भी कहा था, स्वयं शिस्त यानी खुद से शिस्त लगानी है, ना उसको एक्सटर्नल कुछ दबाव लाना है, ना उसको पीटना है, ना कूटना है. तो बच्चों को क्या करना है, स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन में जो शिक्षा का महत्व है, जिसको हम डिसिप्लिन बोलते हैं, तो डिसिप्लिन बच्चों को स्वयं शिस्त से लाना है. साथ ही साथ तो यहाँ पर भी दिया है, जैसे मैंने वो लाइन को दोहराया, तो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ. बालक को स्वावलंबी बनाकर उसमें स्वतंत्रता की भावना भी पैदा करनी है, तथा उसको जो शिक्षा देनी है, शिक्षा का मतलब यहाँ पर पनिशमेंट होती है, वो पनिशमेंट जो देना है उसको, वो स्वयं शिस्त है. पनिशमेंट देना नहीं है, लेकिन स्वयं शिस्त उसमें होना और लाना भी जरूरी है. तथा चलो आगे जाएंगे हम. इसके साथ हमने देखा उसके उद्देश्य क्या है, बच्चों को किस तरह से देखना है, तथा हमने बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं को भी देखा, शिक्षा विधि किस तरह से रहना है देखा, मूल्यांकन परीक्षण किस तरह का है वो भी देखा, तथा बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम का स्वरूप क्या होना है, नेचर, उसके सिद्धांत कौन कौन से हैं, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका अहम होती है, वो किस तरह की है, ये भी हमने देखा है. साथ ही साथ प्रगतिशील शिक्षा जो होती है उसको हमने शुरुआत की. प्रगतिशील शिक्षा के जो क्या बोलते हैं उसको, जीवनदाता बोलो या फिर संस्थापक बोलो, उसका फिर उद्गाता बोलो, वो अमेरिकी के मनोवैज्ञानिक जॉन ड्वी हैं. और ये जॉन ड्वी ने सबसे बहुत बेहतरीन एक मिसाल दी, जिसे प्रगतिशील शिक्षा कहा गया, जिसको प्रगतिशील शिक्षा यानी हमके रोजमर्रा की जिंदगी में जो चल रही थी शिक्षा थी, उसमें जो आया हुआ बदलाव है, जो नए नए तरीके हम अपनाए हैं, उसको प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहा जाता है. और जॉन डुई ने सबसे पहले परिवेशना यानी प्रकल्प प्रोजेक्ट मेथड का इस्तेमाल उन्होंने यहाँ पर किया है. तो ये देखते हुए प्रगतिशील शिक्षा बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. प्रगतिशील शिक्षा में कौन कौन आते हैं ये भी हमने देखा, जिसमें प्रगतिशील शिक्षा के विविध प्रकार देखे हमने, मॉन्टेसरी शिक्षा हो, मानवतावादी शिक्षा हो, या फिर संरचनावादी शिक्षा हो.
प्रगतिशील शिक्षा का महत्व भी हमने जान लिया था। आज हमें देखना है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, प्राइमरी शिक्षा का जो सार्वभौमिकरण है उसके लिए हमने क्या क्या किया। आज हम मुफ्त शिक्षा देते हैं, कितने साल से लेके कितने साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देते हैं कि नहीं देते हैं? 7 ते 14 वर्ष। 7 से 6 से 14 साल के बच्चों को हम क्या करते हैं, 14 मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मोफत देते हैं। अब ये 14 साल का यानी बच्चा कितवी का होगा, कौन सी कक्षा का? 10वीं कक्षा का, हाँ 10वीं, 10वीं कक्षा का। 8वीं। हाँ 7 और 7 14 होता है, ऐसा क्यों? 8वीं कक्षा तक होता है। इसके पहला शुरू में जब दिया गया हुआ था मुफ्त शिक्षा, तो क्या 14 साल तक था क्या, कितने साल तक था? शुरू में सबसे पहला 6 से लेके 12 साल तक ही मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलती थी। उसके बाद में हमने उसको 6 से 14 साल किया। ये अपना जो संविधान है, संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिया जाता है? आर्टिकल नंबर, कलम क्रमांक कितीनुसार भारतातल्या मुलांना 6 ते 14 वयोगटातल्या मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण दिलं जातं? 29। हाँ, नहीं सुनाई दिया मैडम, फिर से एक बार। 29। नो, दिस इज रॉन्ग आंसर। पहले बताया था मैंने, तहरीम से आपने दिया है, लेकिन उसका आंसर जो है अभी चैट बॉक्स में उन्होंने डाला है, वो आंसर सही, लेकिन इसका नहीं है मैं जो पूछ रहा हूँ। आर्टिकल 45 सर। वेरी नाइस आंसर, वेरी नाइस आंसर। आर्टिकल नंबर 45 यानी संविधान के कलम के तहत जो 6 साल के बच्चे हैं, 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिया जाता है, ये संविधान के कलम के तहत है। साथ ही साथ जो अभी तहरीम शेख ने डाला है 21 का ए, ये 21 का ए नहीं है, 21 का सी है। वो उसमें क्या है कि हमने जिम्मेदारी यानी शिक्षा तो हमने ले लिया, शिक्षा का प्रावधान जो किया गया है, इसका जो खर्चा है ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलाकर करती है। यस और नो? तो केंद्र सरकार ने इतना और राज्य सरकार इतना करने के बावजूद भी हम पेरेंट्स बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। ये देखने के बाद भी 86वीं दुरुस्ती में 2002 में क्या किया गया, आर्टिकल नंबर 21 में बदलाव किया गया, 21 के सी के तहत। तो इसमें क्या किया गया कि सिर्फ एक जिम्मेदारी राज्य शासन और केंद्र शासन की नहीं है, तो फिर किसकी है? तो ये माँ बाप की भी है, पेरेंट्स की भी है। यानी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना ये सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं, ताकि पालकों की, उनके पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है। ये आर्टिकल में हमने डाला अपना, यानी हम शिक्षा को लेकर कितने सीरियस हैं इससे हमें पता चलता है। तो ये जो बदलाव किए गए, ये बदलाव शिक्षा के लिए किए गए। शिक्षा का जो बदलाव या प्रावधान था वो बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, नीचा स्तर था, क्योंकि बच्चा स्कूल आ रहा है, बच्चा स्कूल आ रहा है, स्कूल पढ़ रहा है, बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, ज्याला मराठीमध्ये गळती म्हणतो आपण, मुलांची गळती, त्यानंतर ना शालाबाह्य मुलं है ना, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है जो बच्चों को स्कूल सॉरी, जो बच्चों को स्कूल न भेजने और स्कूल जाने में दिक्कत आने में हो रही है। अब ये जो दिक्कत है, इन दिक्कतों को मात करते हुए हमने बहुत सारे उपाय योजना किए कि बच्चा स्कूल आए, बच्चा स्कूल पढ़े, बच्चा स्कूल में रहे। लेकिन बच्चा स्कूल तो आ ही नहीं रहा, पढ़ ही नहीं रहा, तो बहुत सारे हमें क्या करना पड़े, कायदे कानून बनाना पड़े जिससे बच्चा स्कूल आए। इसके बावजूद भी हमने बहुत सारे उपाय योजना किए, जैसे कि मिड डे मील दिया, बच्चों को खान पान दिया, सूखा अनाज दिया, फिर पकाया हुआ अनाज दिया, बहुत कुछ ऐसा किया जिससे बच्चों की प्रगति हो और बच्चा स्कूल में एनरोल हो। तो फिर ये किस तरह से हुआ इसका हम देखने वाले हैं। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो सार्वभौमिक का अर्थ क्या है? तो सबके लिए उपलब्ध कराना, यानी हम सब पढ़े सब लिखे बराबर, तो सबके लिए जो कुछ शिक्षा दी गई है
न किसी जाति, न किसी धर्म, न किसी व्यक्ति, न स्त्री न पुरुष, ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं करते हुए हमने सबके लिए शिक्षा उपलब्ध कराया हुआ है। यानी भारत स्वतंत्र होने से पहले या बहुत वर्षों पूर्व ऐसा था हमारे समाज में, हमारे सिस्टम में ऐसा था कि हम सब पढ़ नहीं सकते थे, विशिष्ट जाति धर्म ही पढ़ा करता था। तो ये सब बातों को निकालने के लिए, इन सब बातों पे अच्छा असर लाने के लिए हमने संविधान में ही प्रावधान किया और हमने सबके लिए शिक्षा उपलब्ध कराई। ऐसा कुछ भेदभाव है क्या आज? ये जाति का लड़का पढ़ नहीं सकता, ये धर्म का लड़का पढ़ नहीं सकता, ऐसा कुछ है क्या? लड़की पढ़ नहीं सकती, लड़का पढ़ नहीं सकता, आज ऐसा माहौल है क्या? यस और नो है क्या? नहीं, हाँ। नहीं, नहीं, तो ये सब जो समान है, लड़का हो या यूनिवर्सलाइजेशन है, लड़की हो। ये यूनिवर्सलाइजेशन हमने इसलिए किया कि सब पढ़े, सब लिखे, सब समान है, कोई धर्म कोई जाति ऊंच नीच नहीं है। तो ये सब करते हुए हमने क्या किया कि शुरू में सबसे पहले जो प्रावधान था वो 6 से 12 साल के लिए था, लेकिन फिर हमने उसको बढ़ाकर पहली से लेके 8वीं कक्षा के बच्चों को हमने निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया। हमारे देश में जितने भी बच्चे हैं जो पहली कक्षा से 8वीं कक्षा में पढ़ना चाहते हैं, वो पहली में हमारे पास आए या 8वीं में हमारे पास आए, तो उन बच्चों को हम किसी तरह का फीस आकारते नहीं है। अब आप कहेंगे कि हमारा बच्चा तो 20-20, 30-30 हजार या फिर लाख रुपए डोनेशन पे वो स्कूल जा रहा है, तो वो इधर लेने का प्रावधान कहीं पर नहीं है। तो गवर्नमेंट की जो स्कूलें हैं, जो गवर्नमेंट देता है, तो वहां पर पहली से लेके 8वीं कक्षा तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। उसके बाद जो अनिवार्य शिक्षा के लिए स्कूल जो है वो बच्चे के घर के कहाँ होना है, करीब होना है, हाँ? और 14 वर्ष तक बच्चे स्कूल ना छोड़े, इसकी जिम्मेदारी हम टीचर लोगों की होनी चाहिए या फिर स्कूल की जिम्मेदारी होनी है। अब मुझे बताओ, क्या तुम्हारे पास इलाके में स्कूल है क्या? है क्या? है सर। है सर। अब मैंने पिछले बार बताया था, है। देखो आपको याद है क्या? प्राइमरी स्कूल कितने किलोमीटर के भीतर होनी है? 1 किलोमीटर सर। वेरी नाइस। और ये 1 किलोमीटर जो है ये किसके तहत है? आरटीआई एक्ट 2005-9 के तहत हमने क्या किया कि जो स्कूल है प्राइमरी वाली वो बच्चों की कहाँ होनी है? बच्चों की कहाँ होनी? करीब होनी है, 1 किलोमीटर के घर के करीब। यानी बच्चों को स्कूल दूर न लगे, वो जा ना पाए, इसलिए वो स्कूल न छोड़े, वो कोई बहाना नहीं बनाए, इसकी जिम्मेदारी हमने ली और बच्चे के घर के समीप रखा। इसीलिए वाड़िया वस्तियां पाड़े इसके ऊपर हमने क्या किए? स्कूल का प्रावधान किया है। आज भी वो स्कूलों को हमने जो वस्ती वाड़ियावर्ती होते हैं उन स्कूलों को अभी हमने कन्वर्ट भी किया स्कूलों में। देखो याद है क्या आपको? वो भी हमने किया है। और यहाँ तक बच्चा जो पढ़ने वाला है 8वीं कक्षा तक, वो 8वीं कक्षा पूरे होने तक स्कूल न छोड़े, इनकी जिम्मेदारी पेरेंट्स टीचर्स स्कूल पे दे गई कि बच्चा स्कूल न छोड़े। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे उपाय योजनाएं प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो। मैंने पिछले बार आपको बताया, देखो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में, ये कौन सी कमीशन के तहत योजना के तहत का नाम है? याद है क्या? देखो मैंने बताया था आपको, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बताया था मैंने, याद है क्या? नहीं, किसी को भी याद नहीं? वाह। मिशन हाँ बोलो। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 1986 1986च्या धोरणाने त्या धोरणामध्ये आम्ही मिशन ब्लॅक बोर्ड आणला किंवा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को हमने चेंज। तो ये मिशन ब्लैक बोर्ड क्या है? जो स्कूल की जो सुविधाएं हैं, फैसिलिटी, बेसिक फैसिलिटी, स्कूल आणि ब्लॅक बोर्ड आणि फळा, है की नाही?
ब्लैक बोर्ड, डस्टर स्कूल में रहते हैं, साथ ही साथ तो हम वॉशरूम बोलते हैं। ये प्राइमरी नीड्स हैं बच्चों की, जिसकी वजह से बच्चे नहीं आ रहे। इससे पहले मैंने बताया कई स्कूल बिल्डिंग नहीं है, लेकिन वो स्कूल पेड़ के नीचे बैठते हैं, तो उनके पास कहाँ है ब्लैक बोर्ड, वो गुंडाड़े वाला फलक लगाते हैं, टूटा हुआ। तो बहुत सारे ऐसे योजनाओं के तहत हमने एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाए, जिससे हमने बहुत सारे ऑपरेशन या फिर योजनाओं का इस्तेमाल किया, जिसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, न्यूनतम शिक्षा का स्तर है, भोजन मध्याह्न भोजन स्कीम हो, पोषण आहार सहायता कार्यक्रम हो, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम हो, सर्व शिक्षा अभियान हो, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हो, प्राथमिक शिक्षा कोष हो, इत्यादि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित कुछ प्रमुख कार्यक्रम हैं जो बच्चों को स्कूल लाने में मजबूर करते हैं। उन्हें अनिवार्य और निःशुल्क स्कूल शिक्षा देने में हम सहायता करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि बच्चा स्कूल आना है, बैठ के वो पूरे अपनी पढ़ाई करके जाना है 8वीं कक्षा तक, सिर्फ इनरोल नहीं होना है। तो इसके लिए हमने बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए। उनमें सबसे पहला प्रावधान है ये सर्व शिक्षा अभियान का, है ना। अब मैंने अभी आपको ये जो सर्व शिक्षा अभियान का लोगो आपके फलक पर दिख रहा है, क्या है स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो? एक लड़का एक लड़की है। और उस पे लिखा है सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े। सब बड़े सब हाँ, बड़े। अभी क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, देखो ये पुराना वाला क्वेश्चन है, नया वाला क्वेश्चन किस तरह से जनरेट हो सकता है। तो सर्व शिक्षा अभियान किस योजना में कन्वर्ट किया गया है? अब इसको ये नहीं है, अभी फिलहाल में ये सर्व शिक्षा अभियान चालू नहीं है, लेकिन इसको किसी में तो कन्वर्ट करके वो चलाया जा रहा है। जो टीचर है अब वो बोल सकते हैं, उनको पता है। चलो बोलो। समग्र समग्र शिक्षा अभियान। वेरी समग्र नाइस, वेरी नाइस। ये भी मैंने पिछली बार बताया था आपको, समग्र शिक्षा में इसको कन्वर्ट किया गया है। कब से पता है क्या? सन 2000 2011 से 13 के बाद इसको कन्वर्ट किया गया सर्व शिक्षा अभियान को, और उसमें उसको समग्र शिक्षा में डाला गया। सर्व शिक्षा अभियान जिसको हम SSA बोलते हैं, क्योंकि ये सर्व शिक्षा अभियान जो है इसी में का ही हमने अक्षर लिया, SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान। ये सर्व का में का S, शिक्षा में का S, अभियान में का A, इससे बन गया SSA, सर्व शिक्षा अभियान, बराबर। अब इसका नारा या फिर लोगो है सब बड़े सब पढ़े। क्या नारा है इसका? सब बड़े सब पढ़े। शुरू में अभी ये जो लड़की दिख रही है, लोगो क्या है? पेंसिल है, पेंसिल के एक नोक पे लड़का बैठा है, एक नोक पे लड़की बैठी है। शुरू में लड़की है और लास्ट में लड़का है। ये जो अभियान है ये भारत सरकार द्वारा चलाया गया है, ये 2001 में प्रारंभ किया गया है। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत भी 2004 में हुई थी, जिसके अंतर्गत समस्त लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा देने का सपना देखा गया था। बाद में ये योजना सर्व शिक्षा अभियान में विलीन हो गई। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की योजना हमने खासकर लड़कियों के लिए शुरू की थी, तो लड़कियां पढ़ेंगे, लेकिन SSA शिक्षा बहुत ही बड़ा था, उसका दायरा बहुत ही बड़ा था, इसीलिए हमने इस शिक्षा अभियान में हमने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को भी ऐड किया गया। 2004 में शुरू हुआ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, हमने सब पढ़े सब बड़े सर्व शिक्षा अभियान के भीतर विलय कर दिया। अब ये जो सर्व शिक्षा अभियान है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों स्थापा गया, क्या काम था, ऐसा क्या जरूरी पड़ी कि सर्व शिक्षा अभियान लाने के लिए? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भारतीय संविधान के 86 यानी 86वें संशोधन द्वारा निर्देशित किया गया है। ये तो कौन? SSA। क्या किया गया कि जिसके तहत बच्चों में, देखो जिसके तहत बच्चों में, एक मिनट, कि जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों, यानी 2001 से में क्या किया, देखो उनका टारगेट क्या था, 2001 में 205 मिलियन अनुमति, बाप रे
इनरोल करने के लिए इतने बच्चों को हमें क्या करना है, पढ़ाना था। तो वैश्विक संशोधन में जो हमने बदलाव किया, संशोधन किया, उसके तहत हमने 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान को मौलिक अधिकार बनाया गया। हमने शिक्षा को कैसा अधिकार बनाया, मौलिक अधिकार बनाया, जो बच्चों का मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल क्या बोलते हैं उसको, अधिकार को फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट, बराबर। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2010 तक संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करना है। एसएसए में मुख्य 8 कार्यक्रम है। अब देखो, ये जो 2001 या 2002 में बनाया गया ये जो एसएसए है, इसका टारगेट 2010 तक का था कि बच्चे जो इनरोल हुए हैं उन बच्चों को 2008 तक, वैसे तो 2008 तक था, फिर उसको 10 तक किया गया। तो वो बच्चे जो आ चुके हैं उनको, जितने बच्चे इनरोल हुए हैं उतने सभी बच्चे 8वीं तक पढ़े। इसके लिए सभी को ध्यान देना है। ड्रॉप आउट होने की जो क्षमता है, कैपेबिलिटी, उसको कम करना है। बहुत सारे लोगों ने उनपे बदलाव किया। अब देखेंगे हम इसका प्रावधान क्या है, किस तरह से बदलाव किया गया और किस तरह से इसकी हकीकत रही। ऑलरेडी हमने इसकी पृष्ठभूमि को देखा है। पृष्ठभूमि का मतलब ही बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि। अब ये जो पृष्ठभूमि है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए संवैधानिक, कानूनी और राष्ट्रीय घोषणा क्या थी। यानी आप जो बोल रहे हैं शिक्षा का सार्वभौमिकरण, तो उसका बारे में आप थोड़ी जानकारी बताओ। ये सार्वभौमिकरण क्या है? सबके लिए शिक्षा, सबके लिए यानी किसको शिक्षा देना है? शिक्षा यानी एजुकेशन, शिक्षा यानी पनिशमेंट नहीं। यहाँ का शिक्षा ये मतलब है कि एजुकेशन। तो संवैधानिक अधिदेश था 1950 का, उसके तहत हमने एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन किया। अब इसमें हमने क्या किया 1950 में? तो संविधान के सेवारंभ से 10 साल के भीतर राज्य जब तक 14 साल पूरा नहीं करते, देखो, जब तक बच्चे 14 साल पूरा नहीं करते तब तक सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मुहैया करवाया जाएगा। देखो, अनिवार्य शिक्षा कब तक है? संविधान के सेवारंभ से 10 साल के भीतर राज्य जब तक बच्चों 14 साल पूरे नहीं करते तब तक सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मुहैया करवाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण है। इसके तहत क्या कहा गया है? यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 21वीं सदी में प्रवेश करने से पहले 14 साल के सभी बच्चों को संतोषजनक गुणवत्ता में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। यानी जो 14 साल के बच्चे हैं, 14 साल के बच्चों को 14 साल के बच्चों तक हमें क्या करना है? मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। इन शिक्षकों को, इन बच्चों को पढ़ाना है, इनको मुफ्त शिक्षा देना है और इनको यहाँ पर क्या करना है? जमा कर रखना है जब ताकि उनका 8वीं कक्षा तक पूरा न हो जाए। उन्नी कृष्णन का फैसला भी था 1993 का। उन्होंने क्या कहा? इस देश के 14 वर्ष तक के प्रत्येक शिशु नागरिक के पास मुफ्त शिक्षा पाने का अधिकार होता है। उपस्थिति कम होने के चलते मध्याह्न भोजन की शुरुआत की गई। ये उन्नी कृष्णन का फैसला था कि एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन हम करने वाले हैं, तब हमें इन बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा तो देनी है, लेकिन देने तक इन बच्चों में जो एजुकेशन है वो हमें संतोषजनक लाना है, उनमें बदलाव करना है और ये शिक्षा मिलाना इनका अधिकार है, राइट है। इसीलिए 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को हमने इस अधिकार को फंडामेंटल एक्ट में राइट में रखा। हाँ? तो फंडामेंटल यानी मूलभूत अधिकार। तो बच्चों को
जो शिक्षा देना है, ये शिक्षा देने के लिए बच्चों को बहुत तरीके अपना, मध्याह्न भोजन हो या कोई भी भेजना हो, वो बच्चों को शुरू में ही अच्छी लगे, मनोरंजक लगे तथा बच्चा एंगेज होकर स्कूल में टिका रहे। सिर्फ बच्चों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना नहीं है, तो जो बढ़ा हुआ इन्वॉल्वमेंट है उसको क्या करना है, आपको बनाए रखना। आगे है, हाँ, अब देखो महत्वपूर्ण है ये क्या है, महत्वपूर्ण है। अरे आगे जा, एक मिनट। हाँ, अब ये क्या आगे जा रहा है, ये सर्व शिक्षा अभियान का जो उद्देश्य क्या है। तो क्वेश्चन इसको आप स्क्रीनशॉट बनाकर वगैरह ले लो या फिर लिख कर ले लो, सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से आएगा, सर्व शिक्षा अभियान का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है या फिर कौन सा उद्देश्य है या नहीं। तो सबसे पहले क्या है, उद्देश्य 2003 तक सभी स्कूल में हो। कौन हो, 2003 तक बच्चे। किसी स्कूल में लाना है, किसे लाना है, मैं जाऊं बच्चों स्कूल में, को कौन से बच्चों को लाना है, बच्चे तो सब बच्चे हैं, प्राइम बच्चे, लड़का लड़की अरे कौन सा लड़का लड़की, 7 ते 14 साल 14 साल के अंदर होते की हाँ 7 ते 14 गटातील हाँ, हे सगळ्यात महत्वाचं आहे की स्कूल में हम ला रहे हैं बच्चा, लेकिन किसको, वो बच्चा जिसकी 7 ते उम्र 6 14 से 14 साल का हो। मान लो अभी जादव सर इसका आंसर बहुत बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं क्योंकि उनको उनकी मालूमात है। देखो मेरा क्वेश्चन सुनो ठीक से, एक बच्चा ऐसा है कि जिसकी उम्र 10 साल है लेकिन अब तक वो स्कूल ही नहीं गया, तो उसको हम एडमिशन किसके तहत देंगे, 10 साल का है बच्चा भी स्कूल ही नहीं। सर त्याच्या वयोगटानुसार आपण ऍडमिशन देऊ शकतो. करेक्ट, बच्चे के उम्र के हिसाब से उसको देंगे। तो फिर हम उसको कौन सी कक्षा में बिठाएंगे, त्याचं जे वय आता 10 वर्ष जर वय असेल सर, तर त्याला आपण 4थी मध्ये ऍडमिशन देऊ शकतो. करेक्ट। तो तब तक उसका फिर बेसिक अगर कुछ बच्चे को नहीं आता है तो हम उसका वहीं पे बैठाकर उसका बेसिक लेके उसको 4थी कक्षा में दे सकते हैं। तो ध्यान में ये रखो, हमने 2003 तक सभी स्कूल में हो ये जो नारा दिया, सिर्फ इनरोलमेंट यानी पहली कक्षा से नहीं, तो 14 साल के जो भी बच्चे हैं, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन सभी को स्कूल में लाना है, क्योंकि उस समय बहुत बच्चे स्कूल ही नहीं आते थे। तो कहाँ जाते थे, इसका आंसर भी जादवी सर देंगे क्योंकि वो स्कूल में ऑलरेडी है, उनको पता है। सर बताएंगे आप 2003 में ऐसी क्या हालत थी कि हमने ये नारा लगाया कि सब स्कूल में होंगे, तो 6 से 14 साल के बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे, इसका मतलब वो कहाँ जा रहे थे, आप बता सकेंगे जादव सर। सर ते मुलं सर्व शाळाबाह्य इतर करेक्ट, क्षेत्रामध्ये वीटभट्टी हाँ अशा ह्याच्यामध्ये भटकत करत होत जात होती. बरोबर। तो उन कामगार बच्चों- सर, हाँ सर, बात- जिसके बाल माँ बाप कामगार। हैं उनको मतलब खाने पीने के लिए बच्चों को साथ में लेकर जाते थे मजदूरी कराने के लिए। हाँ हाँ हॉटेलमध्ये यस यस यस, वेरी नाइस। यानी और किसी को पता है तो बताओ। अभी देखो बहुत सारे आंसर हैं उसके, जैसे कि बच्चे काम पे जाते थे, खेतों में शेतात काम पण करने के लिए, जात होते होटल कामाला. में काम करने के लिए, कामगार हाँ, म्हणून. जिसको हम बाल कामगार भी बोलते हैं। साथ ही साथ जो मिल्स होते हैं, जैसे की खाण कामगार असतात ना, खाणीमध्ये काम करण्यासाठी पण या बालकांना घेऊन जातात। मग ही मुलं तुम्ही म्हणता इथं की मुलं ही उद्याचं भविष्य आहे, बच्चे कल का भविष्य है, लेकिन बच्चा स्कूल ही नहीं जा रहा तो भविष्य कैसे अच्छा होगा। कम उम्र में उसकी, जिस उम्र में उसको कलम हाथ में देना है उसी उम्र में आपने उसके हाथ में काम थमा दिया, तो बच्चा पढ़ पाएगा, कल का मेरा भविष्य होगा तो नहीं होगा। इसलिए इस उद्देश्य से जब हमने प्राइमरी एजुकेशन का जनरलाइजेशन किया, सब पढ़े सब बढ़े और सबको शिक्षा समान कराई, लेकिन उतना करने के बाद भी बच्चा स्कूल नहीं आ रहा तो हम परेशान होंगे ही। इसके तहत हमने एसएसए लाया और एसएसए का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये रखा कि 2003 तक मुझे सभी स्कूल में दिखने हैं, स्कूल के बाहर एक भी नहीं रहेगा, शाळाबाह्य मुलं शून्य झाली पाहिजे असा नाराज ठेवला आम्ही। तो फिर ये 2003 में सब स्कूल में होंगे, स्कूल में आएंगे, तो देखो 2007 तक प्राथमिक शिक्षा का 5 साल पूरा करना है,
क्योंकि 2003 से लेकर बच्चा आया है, तो 2 से 3 लेकर आपको 5वीं कक्षा तक वो बच्चा कहाँ दिखेगा, या फिर 5 साल पूरा करना है तो उसका बच्चा कहाँ दिखेगा, 2007 तक दिखेगा, बराबर। तो और फिर 2010 तक 2010 तक स्कूल शिक्षा उनकी कंप्लीट करना है, जैसे कि 8 साल की पूरी होनी है, जैसे कि बच्चा 8वीं कक्षा पूरा होना है। अब देखो यहाँ पर इस टारगेट को समझ लो, बच्चे को 5 साल पूरा होना है, मतलब वो कितनी कक्षा में जाएगा, 5वीं कक्षा में जाएगा, बराबर है क्या? पहिली कक्षा में नहीं, 5वीं कक्षा में 6 साल कंप्लीट होने के बाद तुम्हारे पास आ रहा है ना, 6 में 5 मिला दो, 6 में 5 जोड़ लो, कितना हो गया? 11 11 11 साल का बच्चा है, मतलब वो 5वीं में है। यानी 2003 से लेके 2000 में 2 से लेके अगर हम देखेंगे एनरोलमेंट के बारे में, बच्चा 2002 में हमारे पास एनरोलमेंट कराता है, पहली कक्षा में आता है, तो 5वीं कक्षा उसकी 2007 तक होनी है, और 2010 तक कम ज्यादा करके 70 ते 9 लाख पूर्ण होते तरी पण आम्ही 10 म्हणलेला आहे, तो उसकी 8 साल की शिक्षा पूरी होनी है। यानी 2010 तक जो बच्चे तुम्हारे पास आए हैं, वो उनकी पूरी 8वीं कक्षा पूरी होने की जिम्मेदारी तुम्हारी। तो ये सब करने के बाद सिर्फ बच्चों को स्कूल लाना नहीं है, बच्चों को स्कूल में सिर्फ बिठाना नहीं है, तो फिर क्या करना है, आपको संतोषजनक गुणवत्ता और जीवन के लिए शिक्षा पर बल देना है। यानी बच्चों को सिर्फ पढ़ा लाना और बिठाना नहीं है, तो उनको क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन देना है, अच्छे से अच्छा एजुकेशन देना है, और वो जो भी शिक्षा दे रहे हैं वो जीवन में महत्वपूर्ण हो, ऐसी शिक्षा पर आपको बल देना है। याद रखो, ये जो मैं बोल रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट एक बार बना के ले लो। ये आपको कहाँ पर आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान का नहीं या फिर है, इसमें आपको काम आए। फिर है 2007 तक प्राइमरी स्तर पर, यानी प्राइमरी शिक्षा जो उसकी होनी है 2007 तक कंप्लीट होनी है, और 2010 तक प्रारंभिक स्तर यानी उच्च प्राथमिक शिक्षा भी पूरा करना है, और इस स्तर पर सभी लैंगिक और सामाजिक अंतर को समाप्त करना है। अब लैंगिक और सामाजिक अंतर क्या है, कौन बताएगा मेरे को? दोनों अलग अलग है, लैंगिक अंतर भी अलग है और सामाजिक अंतर भी अलग है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द जेंडर बायस एंड सोशल डिस्टेंस? लड़का लड़की दोनों को सर हाँ, लड़का इंक्लूड और करना, लड़की दोनों में भेद करना है, क्या भेद करना है? नहीं करना, नहीं करना है। हाँ, भेद नहीं करके समान हमें क्या, देखना है, हाँ हाँ, लड़का लड़की समान सर। समान करना है, समान करके उनको शिक्षा देना है, किसी में भेदभाव नहीं करना है। ये लड़की है बोलकर उसको शिक्षा से हटाना नहीं है, सब समान है हमारे लिए, लड़का हो या लड़की हो सबको जीने का अधिकार है। तो हम स्कूल तो सबको ला रहे हैं, तो स्कूल में भी लड़का और लड़की में भेदभाव तो करना नहीं है। अब यहाँ पर सामाजिक अंतर क्या करता है महिना, कोण सांगेल? सामाजिक अंतर त्याला आपण सोशल डिस्टन्स पण म्हणतो। सोशल डिस्टन्स मध्ये कोरोना काळामध्ये घेतलेला जो सोशल डिस्टन्स होता तो नाही। अभी सोशल डिस्टेंस क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द सोशल डिस्टेंस? सामाजिक अंतर। इसलिए उन लोग, धर्म जाती पंथांचे लोक आवाज आला नाही दोघांनी एकदम बोलल्यामुळं। तर आपलं कास्ट, हा, धर्म, सामाजिक मध्ये मतभेद होतात सर, सामाजिक मतभेद ते आपण संपवलं पाहिजे. बरोबर, एकदम बरोबर। तो सामाजिक अंतर में कोई गरीब नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई पिछड़ा नहीं है, कोई अगला नहीं है, कोई जाति धर्म से लेके आर्थिक स्थिति हो या सामाजिक स्थिति हो, जो हमारे दिमाग में बैठी हुई है और वही हमने समाज में ला दी है, वो जो अंतर है, वो जो डिस्टेंस है, उसको हमें दूर करना है। तू नीति जाति का है बोलकर जिसको स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाता था, उन सभी अंतरों को हमें खत्म करना है और समाप्त कर कर हमें एक अच्छी सी शिक्षा, क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन देना है। साथ ही साथ 2010 तक हमें सार्वभौमिक प्रतिधारण सर्व शिक्षा अभियान को चलाना है और सबको हमें प्राथमिक शिक्षा मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करना है।
और इस प्रावधान को लेके चलते हुए ये चलाने के लिए हमने सर्व शिक्षा अभियान का शुरुआत की, सर्व शिक्षा अभियान की हमने स्थापना की। और हमें ये ध्यान में रखना है कि जो बच्चा हमारे पास 2002 में आया था, 8वीं कक्षा कंप्लीट करने के बाद वो 2002 कंप्लीट होना है, और यहाँ तक जितने बच्चे इनरोलमेंट हुए हैं करीबन 205 मिलियन, उन सब 205 मिलियन बच्चों को पहली कक्षा में है, वो 205 मिलियन आपको 2010 में 8वीं कक्षा पूरी करते हुए आपको नजर आनी है। ऐसे सबसे पहले ही हमने उसका उद्देश्य रखा था। अब देखो ये सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य क्या है, एम्स, टारगेट। तो सबसे पहला है इनका उद्देश्य या टारगेट कि विद्यालय शिक्षा गारंटी केंद्र और वैकल्पिक विद्यालय या विद्यालयों में वापस अभियान, बैक टू स्कूल द्वारा 2003 तक सभी बच्चों को विद्यालय में लाना। यानी हर एक योजना लगाओ, हर एक प्लान लगाओ, लेकिन मुझे 2003 तक सब बच्चे कहाँ दिखने चाहिए, सब बच्चे कहाँ दिखने चाहिए मुझे? स्कूल में। यस, में बच्चे हमें स्कूल में दिखने हैं। और ये विद्यालय में वापस अभियान था, बैक टू स्कूल। अभी उस अभियान को हमने चलाकर 2003 तक सब बच्चे स्कूल में हो, इनकी जिम्मेदारी ली। बहुत सारे बच्चे कूड़ा कचरा लेते हुए, बहुत ही कम उम्र में बहुत सारा काम करते हुए, जिम्मेदारियां उठाते हुए हमें देखने मिले। लेकिन इन बच्चों को उनके हाथ में का काम निकाल कर उनके हाथ में कलम देने का काम किया। ये योजना बहुत ही अच्छी, बेहतरीन थी, है और रहेगी। और ये जो बच्चों के हाथ में कलम नहीं था, वो कलम लाने के लिए जो 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 कुछ प्रयास गवर्नमेंट ने किया वो बहुत ही अच्छे अच्छे थे। अब ये करने के लिए जो बच्चे हैं 2007 तक 5 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करवाना है। यानी 2007 तक 5वीं कक्षा उसकी क्या होना है, कंप्लीट होना ही होना है 2005 तक, यानी 2007 तक, सॉरी 7 तक वो 5 साल की शिक्षा यानी 5वीं में होगा। 2010 तक 8 वर्ष पूरे, यानी 8वीं कक्षा हो गई। सभी बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पूरी करवाना। 2010 तक 8 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पूरी। तो ये टारगेट रखते हुए 2002 से हमने शुरुआत किया और 2010 तक हमने चला। जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक गुणवत्ता की प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना है। हमें सबके लिए पढ़ो, सब पढ़े सब बढ़े, ये जो था इनमें जो है, जो भी कुछ होना है, जो सिलेबस है वो स्टूडेंट सेंटर तो होगा ही होगा, साथ में वो सोसाइटी बेस्ड होना है। समाज को क्या चाहिए, उसके गुण क्या है, ये हमें पता चलना है। तो इसके लिए हमने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का तय किया, प्रायोजन किया, और हमने जीवन की शिक्षा पर बल देना भी चाहा। और देते वक्त क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन, जिसको संतोषजनक गुणवत्ता, ये प्रारंभिक जो शिक्षा थी 1 से 7 लेकर हो या 1 से 5 लेकर, तो उन केंद्रों में ध्यान आपको देना है। वर्ष 2007 तक, वर्ष 2007 तक सभी जो बच्चे हैं वो अपना प्राथमिक चरण और 2010 तक उच्च प्राथमिक चरण या फिर शिक्षा स्तर जो है वो पूरा करें। और पूरा करते वक्त लिंग संबंधी या फिर सामाजिक श्रेणी के अंतराल को हमें क्या करना है, खत्म करना है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा जो सर्व शिक्षा अभियान है, इनका हमने लक्ष्य भी देखा, टारगेट भी देखा कि कितने जल्द ये बड़ा होना और बच्चों के या फिर पेरेंट्स के बहुत सारे काम को कम कर। सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्धियां क्या क्या है?
उन्होंने क्या क्या दिया, क्या क्या अचीवमेंट करने के लिए सुविधाओं को दिया। तो सबसे पहले उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत क्या दिया, तो उन बस्तियों में नए स्कूल बनाने का प्रयास किया जाता है। बघा, जहां पर स्कूल ही नहीं थे, जहां बुनियादी स्कूलों शिक्षा की सुविधा नहीं है, बुनियादी यानी बेसिक, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, पहली, दूसरी, ऐसी जहां पर सुविधा ऑलरेडी नहीं है, वहां पर हमने स्कूल खोलने का प्रयोजन किया। आपको क्या लगता है क्यों खोलना चाहा इन्होंने स्कूल? उपलब्धियां दे रही हैं, इन उपलब्धियों में उन्होंने स्कूलों की संख्या बढ़ा ली। जैसे कि जहां पर स्कूल नहीं है वहां पर स्कूल बनाना। क्यों किया होगा ऐसा? क्यों? कोई बता सकता है क्यों? बच्चे उन बच्चे के लिए नजदीक होए और बच्चे आए स्कूल यस, में। कि जो बच्चा जिस कारण की वजह से नहीं आ रहा स्कूल, कि स्कूल हमारे घर से दूर है, हम नहीं जा सकते, यहाँ तक कि माता पिता भी ये बता रहे थे कि लड़की को हम स्कूल नहीं भेज सकते क्योंकि स्कूल बहुत दूर है। तो आरटी एक्ट 2005 के तहत हमने भी ये तय किया कि जो हम शिक्षा देने वाले जो स्कूल है, वो स्कूल की स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए। आवाज येते का माझा?